Okay then, welcome to the next class. This is the second class of science. तो आज हम लोग आगे जो फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन उसी को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पिछली क्लास में ये एक ग्राफ है हैबिटेट से रिलेटेड है, जो मतलब इसमें फूड रिसोर्स और पॉपुलेशन इसका कंपैरिजन करके बताया गया था। साथ में इवोल्यूशन की कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, मैंने आप लोग को इसमें बोला था कि आपको यहाँ तक पढ़ के आना है ना। आप लोग इसको पढ़ के आए हो क्या? आप लोग पढ़े थे क्या इसको क्लास के बाद? हंस, यस क्या समझ में आया इसको पढ़ के? एक बार ऐसे ही अपने वर्ड्स में थोड़ा सा समराइज कर दो। हम्म, नहीं यार। कुछ तो समझ में आया होगा। अदिति, तुमको क्या समझ में आया इसको पढ़ के? कुछ नहीं सर। ये कुछ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये डार्विन वाला मैंने पढ़ी थी। कौन सा? ये वोयाज ऑफ बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। 1.2। हाँ, तो इसमें क्या समझ में आया? सर उसमें ये ट्रैवल ये लिखा है, डार्विन के बारे में बताया गया था। अच्छा। उन्होंने सीप ट्रैवल किया था और और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। और उनके नेचर और बिहेवियर के बारे में। और और कुछ नहीं सर, इतना ही। अच्छा, ठीक है। तो देखो, आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ पे छोड़े थे वहीं पे आते हैं वापस से। तो यहाँ तक हम लोग किए थे इस ग्राफ तक। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है। इसी ग्राफ को के बेस में कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि डू ऑर्गेनिजम्स दैट सर्वाइव हैव सम स्पेशल एबिलिटीज। ठीक है, मतलब पहले ये इस यहाँ तक ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है कि द ग्राफ शोज दैट इफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज ग्रोज अनकंट्रोलेबली देन द फूड रिसोर्सेज विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ये मतलब कि ग्राफ ये बताता है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर जा कर के बढ़ते जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो जो फूड रिसोर्सेज है वो उनके लिए कम पड़ जाएंगे। इसमें वही दिखाया जा रहा है। देखो, पॉपुलेशन जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए फूड रिसोर्सेज जो है वो उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहे, तो वो कम पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंट्रोल इन नंबर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स और डेथ और ड्यू टू कन्फ्लिक्ट रिलेटेड और कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज में occur। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बचे हुए, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कई बार मान लो डिजास्टर हो गया नेचुरल, या फिर डेथ हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, या फिर उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है, खाना कम है और लोग ज़्यादा है, तो एक टाइम के बाद लोग लड़ेंगे खाने के लिए। तो वही बात होती है। एक मिनट रुकिएगा, अब संदीप आ गया। हाँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या है इसमें, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि डू ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव हैव सम स्पेशल एबिलिटीज, डू नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, could declining amount of resources in a habitat be a cause of extinction of dinosaurs। ठीक है, तीन क्वेश्चन। अभी तीन क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, इससे कैसे रिलेटेड है, इसमें यहाँ पे क्या कोट किया गया है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो एक टाइम के बाद रिसोर्सेज के लिए आपस में उनकी लड़ाई होगी, या ठीक है, मतलब कंपटीशन होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिनको रिसोर्स मिलेगा वो जिंदा रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। तो जो जिंदा रह जा रहे हैं, यानी कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है, बिल्कुल है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्योंकि वो बाकी, जैसे कि 100 लोग हैं और 100 लोगों में 40 लोगों का रिसोर्स खाना बचा है, तो जो 40 लोग अगर उसको ले रहे हैं
तो वो टॉप के 40 होंगे तभी वो सर्वाइव करें, वो बाकी सबसे पावरफुल होंगे। वैसे ही डस नेचर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या इसमें नेचर का कोई इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल है, क्योंकि नेचर जिसके लिए वो रहेगा, जिसके हिसाब से रहेगा, जिसके लिए अनुकूल रहेगा, वही जिंदा बचेगा। और ये क्या लिखा हुआ है, कैन डिक्लाइनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन हैबिटेट बी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, क्या रिसोर्सेज का कम होना डायनासोर के एक्सटिंक्शन का कारण है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन फिर क्या लिखा, साइंटिस्ट हैव बीन वंडरिंग अबाउट such questions on extinction, origin of species and their diversifications. Question like what is process of origin of organism? We were all organisms in the present form placed on Earth from somewhere as such, or do organisms that survive on Earth change over time? Do organisms become extinct as new forms take place? ठीक है, तो ये तरह तरह के सवाल हैं, ये मतलब बेसिकली इसी तरह के सवाल हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं या पहले थे तो वो कैसे वो बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, अच्छा वो आए कहाँ से जो भी हैं, ठीक है, और जो है वो सरवाइव करेंगे कि नहीं, चेंज तो नहीं हो जाएंगे, या फिर जो भी हैं वो पहले कैसे थे। तो ये इस तरह के अलग अलग तरह तरह के सवाल हैं, है ना। यू हैव स्टडीड previously that new cells originate from pre-existing cells. The pre-existing cell originally being formed from certain compounds. Also that cell organized to form tissue, tissue to organ. ये आप लोग को याद होगा, मैं पहली क्लास में बताया था, ठीक है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि जो सेल होता है, सेल किससे बनता है? पिछले सेल से बनता है। सेल का देखो, किसी भी जो वो होता है ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव जंतु में किस तरह से ग्रोथ होता है या फिर रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से होता है, देखो वो इस तरह से होता है कि एक सेल होता है, उस सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों से दो सेल बनते हैं, इस तरह से जो होता है सेल्स बढ़ते जाते हैं और ग्रोथ होता है, ठीक है। ऑल्सो मैंने जो पहली क्लास में बताया था वो क्या था कि जो सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज टू टिश्यूज, इसका मतलब क्या है कि खूब सारे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यूज और टू ऑर्गेन, मतलब खूब सारे टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, और उसी तरह से खूब सारे ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गेन सिस्टम, फिर जो ऑर्गेन सिस्टम होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये देखो, टू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल वाले, मोर देन वन सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, आर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट एज सेल्स। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं क्या वो पिछले प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ? इसका आंसर क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं क्या? प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से रह रहा है। यस सर। अंश, आदित्य आप लोग बोलो इसका आंसर। यस ठीक है। अंश, यस हाँ ठीक है, इसका आंसर यस होगा, है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए लिटिल ओवर 200 years बैक एमिटेंट नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर। ये देखो, ये एक वर्ड है एमिनेंट नेचुरलिस्ट। एमिनेंट नेचुरलिस्ट किसको बोलते हैं? वो साइंटिस्ट जो नेचर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 साल पहले एमिनेंट नेचुरलिस्ट जो होते हैं जैसे कि साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर, तो उनका नाम है, एक है चार्ल्स डार्विन और एक है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ये दो क्या थे? ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे थे, ठीक है। और वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपने तरीके से ढूंढ पाए, ये लिखा है ना। फिर बट दिस टू मेड एन, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही क्या बोलते हैं, सॉरी, इनके पहले भी बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढा, लेकिन इन लोगों ने इस फील्ड में, नेचर की फील्ड में जो ऑर्गेनिजम्स थे मतलब उनके बारे में बहुत एक्सटेंसिव स्टडी किया, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही डिटेल में, एक्सटेंडेड वे में स्टडी किया, ठीक है। उनके रिमेन्स के बारे में,
ठीक है, उनके नेचुरल कंडीशन के बारे में, और बहुत सारी अपनी थ्योरी बताई। ठीक है, थ्योरी क्या होता है? थ्योरी मतलब कोई चीज़ कैसे हो सकती है, उस एक लॉजिक पे बेस्ड, मतलब जैसे कि प्लस करना होता है तो हम लोग उसमें एक लॉजिक लगाते हैं, माइनस में एक लॉजिक लगाते हैं, तो वो एक तरह से एक थ्योरी है। और उसको हम हर बहुत सी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें उसका आंसर मिलेगा कि वो क्यों हो रहा है, तो उसी को थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, क्यों कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसका उसका एक लॉजिक ढूंढना कि वो क्यों हो रही है। तो इन्होंने अपना थ्योरी दिया उसी के लिए। ठीक है, और उस थ्योरी की वजह से बहुत रिमार्केबल चेंज आएगा। ठीक है, लेट अस स्टडी मेनली अबाउट डार्विन एंड हिट फाइंडिंग्स। तो ये जो पूरी कहानी बताई गई, इसमें ये बताने का आशय क्या था कि जो और क्या बोलते हैं नेचर होता है, अगर इस जो अभी हमने पढ़ा है तो इसमें जो काम की चीज़ है जो हमें समझनी है वो ये बताई गई है इसमें, कि जो नेचर होता है, नेचर और जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कितने हैं? नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब रिसोर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जो जो रहने की जरूरत पड़ रही है वो होता है रिसोर्स। ऑर्गेनिज्म क्या? ऑर्गेनिज्म में इनका पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन क्या है? तो ज़्यादा हो गया तो कम होगा। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो रिसोर्स को भी ज़्यादा होना चाहिए। रिसोर्स जितना है उतना ही पॉपुलेशन होना चाहिए, अदरवाइज फिर पॉपुलेशन जो होगा उसको दिक्कत होगा, फिर उसमें कुछ पॉपुलेशन मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म उनको मरना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, और क्या? और ये ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? तो ये सेल्स से बनते हैं। ठीक है, एक सेल से दो सेल होते हैं, दो से चार होते हैं, इस तरह से बनते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेनिक सिस्टम, है ना, और ऑर्गेनिक सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूज किया गया था। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल। ठीक है, एक सेल से ज़्यादा सेल, मोर देन वन सेल। और एक होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल, वन सेल। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होगा उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है जैसे कि अमीबा, है ना, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ट्री होते हैं, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स, ट्री, ये ह्यूमंस, ये सारे कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। फिर इसके बाद हमने देखा चार्ल्स डार्विन और एक और ये अल्फ्रेड रसल वेलेस के बारे में, जो 200 साल पहले एक नेचर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग्स की, और उसमें उस समय में उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी किया नेचर के ऊपर बेसिकली, और ऑर्गेनिज्म उनके रिमेन के ऊपर। और फिर हम क्या देखेंगे अभी? डार्विन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अंश, अदिति, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है वोयाज ऑफ बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। सिंस चाइल्डहुड डार्विन वाज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फिनोमेना, habitats of different organisms and their behavior. He studied about diversity of living organisms and the influence of nature on the diversity. मतलब क्या, बचपन से जो डार्विन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ने में। फेनोमेनन मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है उसको बोलते हैं फेनोमेनन। फॉर एग्जांपल, फेनोमेनन का एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो फेनोमेनन का एग्जांपल होता है जैसे कि अर्थ का बनना नहीं बोल सकते, जैसे कि वाटर साइकिल, वाटर साइकिल एक नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना, जैसे कि फूड साइकिल, फूड साइकिल भी अपने आप में एक नेचुरल फेनोमेना है। वोल्केनो इरप्शन, तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? फेनोमेनन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डार्विन जो है बहुत ज़्यादा बचपन से इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद क्या है? हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका
हैबिटेट्स के बारे में, ठीक है, और उनका बिहेवियर, उनकी ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। दिनचर्या सर। नहीं, बिहेवियर का मतलब होता है कि नो सर, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब दिनचर्या नहीं, हैबिटेट मतलब जिसमें रहते हैं, जैसे कि जो वाटर वाले एनिमल होते हैं उनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है, ठीक है, मतलब वो पानी या पानी वाले बॉडी में, वाटर बॉडी में रहते हैं, ठीक है, वो होता है हैबिटेट। फिर ही स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, भिन्नता, ठीक होता है, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग, कितना वैरायटी है ना, मतलब कितना अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म में कोई ऑर्गेनिज्म एयर में रह रहा है, एयर में ज़्यादातर टाइम रहता है, कोई लैंड में ज़्यादा टाइम रहता है, तो कोई लैंड के अंदर रहता है, तो कोई वाटर में रहता है, तो सभी अलग है अपने अपने आप में, सबके चलने का तरीका अलग है, दिखने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, सब अलग है। तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं का डाइवर्सिटी। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन डाइवर्सिटी, और जो नेचर है यानी कि प्रकृति है, प्रकृति मतलब ये सारी चीज़ें, प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर को आप क्या समझोगे, नेचर का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म प्लस हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म प्लस हैबिटेट, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म जीव जंतु और हैबिटेट जिसमें ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये सारी चीज़ों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। तो नेचर का इनमें क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो हिज ऑब्जर्वेशंस कंप्लीटली चेंज्ड, his observation completely changed the social and scientific thought of his time। तो उसने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व की, जो जो चीज़ें उसने ढूंढी, ठीक है, वो उन चीज़ों ने क्या किया, उस समय का साइंटिफिक थॉट और सोशल थॉट, मतलब सोशल थॉट मतलब सामाजिक थॉट, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सोच, दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ये मतलब है, ठीक है। देखिए ये बुक जो है बहुत बड़ा है ना, अगर मैं ऐसे एक एक लाइन हमेशा आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। जो सही तरीका है, जो आइडियल तरीका है, अगर आप लोग को अच्छे से टाइम पे सारी चीज़ें कवर करनी, क्योंकि देखो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी ज़्यादा डेंस है, उसमें हमें ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है, और क्या बोलते हैं उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आइडियल तरीका जो है पढ़ने का वो क्या होना चाहिए कि आप इसको घर जाके पढ़ो, है ना, और आप हर वर्ड्स को पढ़ो, जैसे कि इसमें फेनोमेना एक नया वर्ड है ना, और जैसे कि इसमें डाइवर्सिटी है, इन सब चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। और इसमें जो जो ये आपको इस तरह के वर्ड लगते हैं, इनको आप गूगल करो या डिक्शनरी में देखो, ठीक है, अपने बुक में इनको अंडरलाइन करके पढ़ो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप इनको डाउट्स लेके आओ और पूछो, ठीक है। अगर उस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद वैसे पढ़ने में क्या है, जो हम लोग का कोर टाइम है, हम लोग अपने उन चीज़ों में दे पाएंगे जो हमारी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग एक तरह से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पूरा, है ना। हमें जो पढ़ना है इसमें मेन वो है डार्विन्स ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, ठीक है। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमें मेन है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री जैसे दी हुई है, इसमें हमें आगे से ही इसका पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ना, ये जो यहाँ दिया हुआ है, और ये सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ये कैसे है, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ये मेन है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो हमें ये सब मेन चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग नोट्स बनाना चालू करो, साइंस की कॉपी वैसे भी 10th क्लास में बनानी है, बढ़िया बना लो। अभी तक मैं जितना कवर कर लिया हूँ और इसके आगे तक, मतलब अभी कल मैथ्स का क्लास होगा, तो मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने होगा, ठीक है। अभी कल मैथ्स का पढ़ेंगे, तो ये पेज नंबर 8 है, सिलेक्शन इवोल्यूशन। मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और आप लोग का ड्यूटी क्या रहेगा, आप लोग यहाँ तक यानी पेज नंबर 7 तक आप लोग इसको अपने वर्ड में पढ़ के और इसका नोट्स बना लोगे, है ना। और नोट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को एक एक लाइन लिखना है, जो मेन चीज़ें हैं वो लिखनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को नोट्स बना के बताता हूँ, ठीक है, सैम्पल पैराग्राफ है, इसका नोट्स बना के बताता हूँ, एक बार आप लोग इसको अपने से करना, ठीक है। बाकी आगे का जैसे कि ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसका बताता हूँ कैसे नोट्स बनाना है। तो नोट बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले
आपको क्या करना है, मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करना है। बुक में ही आप उसके लिए हाईलाइटर या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हाईलाइटर दिया हुआ है, ये है हाईलाइटर इसका, हाँ ये हाईलाइटर दिया हुआ है ना। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हाईलाइट करते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, पहली लाइन में, इन द ईयर 1831 डार्विन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन ए सर्वे एक्सपीडिशन बाय शिप HMS बीगल, ठीक है। तो स्टार्टिंग इस टॉपिक में क्या था, वोयाज ऑफ बीगल लिखा था स्टार्टिंग में। वोयाज मतलब होता है जो शिप जाती है उसको बोलते हैं वोयाज ऑफ बीगल, ठीक है। बीगल मतलब ये HMS बीगल है, इसकी बात कर रहा था। वोयाज ऑफ बीगल एंड डार्विन्स ऑब्जर्वेशन था टॉपिक का नाम। तो इसको आप कैसे करोगे, इसमें मेन चीज अंडरलाइन, सीधा ये 1831, फिर यहाँ पे डार्विन, अपॉर्चुनिटी, ट्रेवल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की भी जरूरत नहीं है ना, केवल ट्रेवल, फिर उसके बाद वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वे, शिप HMS बीगल, ठीक है। ही वाज टू गिव कंपनी टू द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है। अब देखो पहले लाइन का क्या मतलब है, 1831 में डार्विन को ट्रेवल करना था पूरे वर्ल्ड में और उसको सर्वे करना था एक शिप में, ठीक है। मतलब और वो जो शिप था वो HMS बीगल का रहा होगा, जो भी है HMS बीगल। फिर उसके बाद ही वाज टू गिव कंपनी टू कैप्टन ऑफ शिप, तो उसको वो क्या है, उसे जो कंपनी देना था, किसको, कैप्टन को, जो शिप का कैप्टन होता है, जो शिप को पूरा कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। फिर बीगल एक्सपीडिशन वाज अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। अब ये जो बीगल एक्सपीडिशन का मतलब ये जो इसका ये सर्वे हो रहा है, सर्वे एक्सपीडिशन है, ये क्या था, वर्ल्ड के मतलब मैप डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड, मतलब वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जाने वाला था, ठीक है। क्यों जाने वाला था, क्योंकि एक्सपीडिशन मतलब वो एक तरह से खोज कर रहा था, मतलब वो ये इन लोग इस शिप से देख रहे थे कि अलग अलग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें, उन चीज़ को सर्वे कर रहे थे कि क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उन लोग उसमें एक्सप्लोर क्या क्या कर रहे थे, मिनरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे उन लोग, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द वॉयज, मतलब अपनी जर्नी के दौरान वो क्या किए, स्टार्टेड इंग्लैंड, ठीक है, वेंट साउथ अफ्रीका। फिर डार्विन को क्या मिला, चांस मिला, ठीक है। डार्विन फाउंड चांस, ठीक है। कहाँ किस चीज़ का चांस मिला, रोम मतलब होता है घूमना, आइलैंड्स, जो अलग अलग आइलैंड, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही स्टडीड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म के बारे में पहली बार पढ़ा वो, ठीक है। ऑफ कहाँ के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, एक तरह के जंगल होते हैं, ठीक है। जंगल बहुत सारे होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, और भी तरह तरह के होते हैं। तो ये एक तरह का जंगल होता है, ठीक है। फिर वो क्या किया, वहाँ से कलेक्टेड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनका रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑफ पास्ट। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम एकोमोडेशन एंड स्टडी रूम देयर वाज ए गुड लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें क्या काम की चीज़ है कि देयर वाज गुड लाइब्रेरी इन शिप, ठीक है। वो आज स्टार्ट हुआ यहाँ और ख़त्म कब हुआ, स्टार्टेड 27, एंडेड 2 अक्टूबर 1836। अब इसका आप नोट्स बनाओगे तो आप इसको कैसे बनाओगे, आप इसको पहले लाइन में क्या लिखोगे, पहले लाइन में आप इसको लिखेंगे, मिट गया, कोई बात नहीं, मैं जो जो था बता दिया आपको, है ना। अब इसमें हम लोग जैसे नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे पहले लाइन में, इन द ईयर 1831, तो इसमें ईयर 1831 बस लिख लो ऐसे 1831, ठीक। फिर इसको डैश करो, फिर लिखो यहाँ पे डार्विन, फिर डार्विन को क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेवल, अपने वर्ड्स में से वर्ल्ड ट्रेवल, ठीक। फिर वर्ल्ड ट्रेवल क्यों, सर्वे एक्सपेडिशन, अब मान लो कि जैसे किसी को एक्सपेडिशन का मतलब पता नहीं है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर लो, बॉक्स बना लो, ऐसे साइड में एरो करके उसका मीनिंग लिख लो। फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट लाइन लिखो, ठीक है। सर्वे एक्सपेडिशन किसके द्वारा था, HMS बीगल, तो उसको ब्रैकेट में लिख लो HMS बीगल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, गिव कंपनी टू शिप कैप्टन, गिव कंपनी
टू कैप्टन ऑफ शिप, है ना, कैप्टन बस लिख लो। ठीक, तो उसके बाद ये अंडरटेकन टू मैप, सीधा लिख लो, मैप डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो समझ रहे हो, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाने के नाम पे जो बुक में लिखा है उसको छापते जाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे एक दो पैराग्राफ, फिर वो काम बहुत बोरिंग लगने लगता है और उनको समझ भी नहीं आता है। इस तरह से करोगे तो देखो, अभी आप इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना बहुत थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन आप एक बार इसको ऐसे अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़े, हाईलाइट कर लिए और ऐसे नोट्स बना लिए, तो इससे क्या होगा कि आपको ये है, ये आप एक बार देखिए, 1831 डार्विन वर्ल्ड ट्रेवल किया। क्यों ट्रेवल किया? सर्वे एक्सपीडिशन के लिए। ठीक है, किसमें किया है? शिप में किया, जो HMS बीगल का था। उसके बाद क्या किया, वो कैप्टन को कंपनी दे रहा था उसमें, और वो शिप जो थी वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जा रही थी। फिर आगे लिखेंगे कि एक्सप्लोर करी थी मिनरल बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद कहाँ गए, इंग्लैंड से हम लोग साउथ अफ्रीका गए। फिर डार्विन को क्या मिला, तो वो आइलैंड्स किया जो वर्ल्ड के थे। फिर पहली बार वो क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप जब नोट्स बनाओगे तो ये जो नोट है बहुत एफिशिएंट है, इसको आप कम टाइम में और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप जब खुद से बनाते हो, जैसे ये आपने एक तरह से रिक्रिएट किया, ये जो चीज़ें थी इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखा इसको। जब आप अपने वर्ड्स में लिखोगे और आप जब कभी इसको दोबारा पढ़ोगे तो ये आपको इसमें फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही इसको बनाया है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसी टाइप का डैश 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 वाला नोट्स चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोग नेक्स्ट क्लास में नोट्स को नहीं बताएंगे, मतलब नोट्स नहीं पढ़ेंगे और मतलब पढ़ के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग को करके लाना है। ठीक है, एक साइंस की कॉपी बनानी है, और कहाँ तक, पेज नंबर 7 तक। ठीक है, पेज नंबर 7 तक आप लोग को अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो मैं आप लोग को अभी पढ़ाने के मूड में नहीं था, मतलब किसी को भी, लेकिन मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, मेरे को एक तरह से लूप में वो, हालांकि मेरा पर्सनल रीज़न है, मेरे को बस ऐसे ही पढ़ाने का लगा कि थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इफ़ आई एम गिविंग यू टाइम, तो आप लोग भी अच्छे से कीजिए, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं तो आप लोग को पढ़ा दूँ और फीस ले लूँ, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन देखो क्या है कि आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आप, मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स वगैरह बनाते जाओ, तो क्या होगा, आपको अभी थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, आप लोग को ये लगेगा भले कि मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ उतना, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है। देखो क्या है, ये मैंने आपको टेक्निक बताया पढ़ने का, आप इस टेक्निक को फॉलो करो, तो इससे क्या होगा कि आप अभी मेरे से पढ़ रहे हो 9th 10th, ठीक है, 11th 12th शायद खुद पढ़ो या किसी और से पढ़ो। ठीक है, 12th के बाद आपको कोई मिलेगा नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप 9th में अभी पढ़ सकते हो ट्यूशन, 10th में पढ़ सकते हो, 11th 12th भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन 4 क्लासेस के बाद जो मेन स्टडी होता है, जो आगे आप क्या कर रहे हैं वो डिसाइड करता है, आप कौन से एग्ज़ाम निकालेंगे, आप कौन सा किस फील्ड में जाएंगे, उसमें आपको कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो वहाँ पे आपको खुद से पढ़ना है। तो ये अच्छी बात है कि अभी हम 10th क्लास में हैं, तो हम पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाने का और पढ़ने का भी एक सिस्टम तैयार करते जाएं, तो हमें आगे के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग आगे आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए भी एक हैबिट और एक सिस्टम बनाते चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्लास का आपका टारगेट क्या है कि 7th पेज नंबर तक, ठीक है, पैराग्राफ वाइज नहीं, इस तरह से जैसे मैंने ये सिस्टम बताया, इस तरह से पहले अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, जो चीज़ें आपने अंडरलाइन की है उन्हीं को आप डैश डैश करके लिख दीजिए, बन जाएगा आपका नोट्स। ठीक है, उसको फिर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, और जो नहीं समझ में आता, ऐसा कि नहीं कि मेन मेन बस आप अंडरलाइन किया और उसको डैश करके लिख दिए, नहीं, जो जो आप लिख रहे हो उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जिस किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो उसको आप ऐसा सर्कल बना के छोटा सा उसके नीचे मीनिंग लिख दो, या साइड में अलग से लिख के उसका मीनिंग लिख दो। तो इस तरह से आपको उन चीज़ों को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो पेज नंबर 7 तक आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी साइंस की, जो मैथ्स की क्लास के बाद होगी, उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन से। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नो?
हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दे रहा हूँ, मतलब मैथ्स की 2 क्लास होगी लगभग, आज का टाइम है, कल और परसों का टाइम है, ठीक है। ठीक है। यस। यस सर। ओके ठीक है।